हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो 17th सेंचुरी में क्या हुआ था कि साइंटिस्ट्स ने क्या किया, एक सब्सटेंस को दूसरी सब्सटेंस में कन्वर्ट किया। तो जब उन्होंने एक सब्सटेंस को दूसरी सब्सटेंस में कन्वर्ट किया तो उन्होंने कुछ जनरलाइजेशंस की। तो उन्हीं जनरलाइजेशंस को उन्होंने नाम दिया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे केमिकल चेंजेस देखी। तो उन्हीं केमिकल चेंजेस को उन्होंने कुछ लॉज में इंक्लूड किया, जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो 5 लॉज है केमिकल कॉम्बिनेशन के, 5 लॉज हैं। ये कुछ लॉज फिर बनाए गए, तो जिनको हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो पहला जो लॉ है दैट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, सेकंड वाला। फिर है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, फिर लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स और गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। जो पहले 4 लॉज हैं ये रिलेट करते हैं किसके साथ, मास के साथ। ये हमें मास के रिलेटेड कुछ चीज़ें बताती है। लेकिन जो लास्ट वाला है ये किसके रिलेटेड है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस। गैसेस के वॉल्यूम जो है कि जब हमने गैसेस वाले रिएक्शंस इन्होंने किए थे तो फिर वहाँ पे हमें वॉल्यूम्स में कौन से चेंजेस आ गए। तो ये जो 5th वाला है दैट्स रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस। अब पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ क्या कहता है। तो जो पहला वाला लॉ है, इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस। दैट मीन्स अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो दोनों में जो मासेस होते हैं वो कंजर्व रहते हैं। मासेस में कोई डिफरेंस नहीं आती है, मासेस में कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है। तो ये लॉ हमें ऐसा कुछ बोलता है कि जो मासेस होते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज इन ए रिएक्शन, ड्यूरिंग ए फिजिकल और केमिकल चेंज, तो मासेस जो होते हैं रिएक्टेंट्स के एज वेल एज प्रोडक्ट्स के वो कांस्टेंट रहता है। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है ये एक फ्रेंच केमिस्ट ने दिया था। किसने दिया था, एक फ्रेंच केमिस्ट, ए फ्रेंच केमिस्ट, उसका नाम था एंटियोन लेवेजोर। एंटियोन लेवेजोर इन 1789 में इसने दिया था ये लॉ, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इट states that during any physical or chemical change the total mass of reactants and products remains the same. सो ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ, इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, दैट मीन्स कि उन्होंने क्या किया कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जितने भी फिजिकल चेंजेस आएंगे, जितने भी केमिकल चेंजेस आए जाएंगे, तो जो टोटल मासेस होते हैं रिएक्टेंट्स के या टोटल मासेस होते हैं प्रोडक्ट्स के वो सेम रहते हैं। दैट मीन्स कि मास जो होता है टोटल मास रिएक्टेंट्स का वो सेम रहता है किससे, प्रोडक्ट से। दैट मीन्स कि उनका जो मास होता है वो इक्वल रहता है। तो यही इसका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है यही इसकी स्टेटमेंट है कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फिर इसने दे दी। फिर इसके बाद इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी किया गया कि इसका, इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया। तो यहाँ पे क्या लाया गया, एक लैंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट किया गया। लैंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया इस लॉ का, इसको बोलते हैं लैंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक ट्यूब लाया गया है, इसको बोलते हैं लैंडोल्ट्स ट्यूब। लैंडोल्ट्स ट्यूब, ठीक है, लैंडोल्ट्स ट्यूब इसको बोलते हैं। ये एच शेप ट्यूब है, ये एच शेप ट्यूब है, एच शेप ट्यूब। तो इसको ऊपर से बंद किया गया। इस वाले में रखा गया सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, इस वाले ट्यूब में सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन रखा गया और इसमें रखा गया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन रखा गया इस वाले ट्यूब में। तो पहले सोल्यूशन रिएक्शन से पहले क्या हुआ, इन दोनों का वेट किया गया। तो जब इन दोनों का वेट किया गया
तो फिर वो मतलब ये रिकॉर्ड किया गया इन दोनों का वेट कितना है। तो जब इन दोनों को फिर मिक्स किया गया, ठीक है, इसमें NaCl सोल्यूशन था और इसमें AgNO3 सोल्यूशन था। जब इन दोनों को हमने रिएक्शन करवाई, रिएक्शन कैसे करवाई, जब हमने इनको मिक्स किया, तो आफ्टर मिक्सिंग के बाद इनकी रिएक्शन हो गई। तो जो रिएक्शन हो गई AgNO3, क्योंकि ये भी एक्वस है, एक्वस प्लस एक्वस मीन्स कि इस AgNO3 को पानी में डिजोल्व किया, फिर ये सोल्यूशन बन गया, इसको हम बोलते हैं एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। प्लस NaCl सोल्यूशन था, NaCl ये भी एक्वस में किया था, वाटर में किया था, तो यहाँ पे आ गया AgCl। AgCl ये सॉलिड था, ठीक है, सॉलिड बन गया, और NaNO3 एक्वियस था, ये भी एक्वस मिल गया। और ये वाइट PPT मिला, हमें वाइट PPT मिल गया था, दैट मीन्स कि वाइट प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड में मिल गया हमें। तो जब इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिएक्शन की, जब इन्होंने इसको मिलाया तो फिर यहाँ पे एक रिएक्शन हो गई। उस रिएक्शन जब हो गई तो यहाँ हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिला, AgCl, और NaNO3 मिला, NaNO3 मिल गया। तो इसको जब ये रिएक्शन किया गया, तो रिएक्शन के बाद इसका फिर से चेक किया वेट। जब फिर से चेक किया वेट, तो इसका सेम वेट निकला बिफोर द रिएक्शन, ठीक है, जो रिएक्शन से पहले जो वेट किया गया, इसका जो वेट था और इन दोनों का जो वेट था वो सेम निकला, ठीक है। दैट मीन्स इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि जितना मास यहाँ पे यूज़ होता है उतना ही मास हमें प्रोडक्ट्स में भी मिलता है। मास जो होता है, जो मैटर जो होता है, न वो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही वो क्रिएट होता है। तो इस लॉ को हम दूसरा नाम दे देते हैं, दैट इज़ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। दैट मीन्स कि मैटर जो है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ रिएक्शन। दैट मीन्स कि रिएक्शन में क्या होता है, न मैटर क्रिएट होता है और न डिस्ट्रॉय होता है ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। तो ये पहला वाला लॉ था। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा वाला लॉ, दैट मीन्स दूसरा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये लॉ किसने दिया था, ये लॉ दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने, जोसेफ प्राउस्ट ने। ये लॉ दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने इन 1799 में। अगर जो जोसेफ प्राउस्ट था, इसने ये लॉ दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो ये लॉ हमें क्या कहता है, ये लॉ हमें कहता है कि एक प्योर केमिकल कंपाउंड में क्या होता है, एक प्योर केमिकल कंपाउंड जो होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिन एलिमेंट्स का वो कंपाउंड बना हुआ होता है, वो एलिमेंट्स एक सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेंगे वाटर, तो जो वाटर है ये किसका बना हुआ है, ये हाइड्रोजन का बना हुआ है और ऑक्सीजन का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ हम कहते हैं कि जो हाइड्रोजन है इसकी क्या प्रपोर्शन है, इसकी क्या कंपोजिशन है, हाइड्रोजन की कंपोजिशन दैट इज़ 2:16 दैट इज मीन्स कि हाइड्रोजन जो है, इनका जो वाटर का जो प्रपोर्शन है, वाटर का जो कंपोजिशन है, दैट इज़ 2:16। दैट मीन्स कि 1:8। इसका अगर हम लोवेस्ट सिंपलेस्ट होल नंबर देखेंगे, होल नंबर रेशो देखेंगे, तो 1:8 आ जाता है। तो ये लॉ क्या बोलता है हमें कि कोई भी कंपाउंड हो, से फॉर एग्जांपल वाटर, तो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम प्रपोर्शन के बने हुए होते हैं। दैट वाटर है, वाटर को अगर हम किसी भी सोर्स से लाएंगे, चाहे पॉन्ड से लाएंगे, चाहे रिवर से लाएंगे, चाहे रेन वाटर से लाएंगे, ठीक है, रेन वाटर चाहे सोर्स कोई भी हो, पॉन्ड से लाएंगे, रिवर से लाएंगे, रेन वाटर से लाएंगे, तो इनका जो प्रपोर्शन रहेगा, इसमें जो प्रपोर्शन रहेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो 1:8 रहेगा। इसमें भी इतना ही प्रपोर्शन होगा, इसमें भी इतना ही प्रपोर्शन होगा, इसमें भी इतना ही प्रपोर्शन होगा, किसका, वाटर का। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो गए वाटर में, किस प्रपोर्शन में, 1:8 की प्रपोर्शन में। दैट मीन्स कि
A pure chemical compound always contains same elements combined together in the same definite proportion by weight. That means कि weight के अगर हम देखेंगे, weight के context में अगर हम देखेंगे कि इसका जो weight है वो हमेशा 1:8 रहेगा, चाहे हम किसी भी सोर्स से इसको ऑब्टेन ना करेंगे। तो इसका जो है एक्सपेरिमेंट देखेंगे, तो जो ये जोसेफ प्राउस्ट है, इसने क्या किया, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया, क्यूप्रिक कार्बोनेट, ठीक है, इसने एक नेचुरली ऑकरिंग क्यूप्रिक कार्बोनेट CuCO3, ठीक है, क्यूप्रिक कार्बोनेट इसने ले लिया, एक ले लिया, इसका सैंपल ले लिया, ठीक है। नेचुरली ऑकरिंग क्यूप्रिक कार्बोनेट इसने क्या किया, इसने इसके दो सोर्सेज ले लिए, एक नेचुरली ऑकरिंग वाला क्यूप्रिक कार्बोनेट और दूसरा जो था दैट वाज फ्रॉम लेबोरेटरी, फ्रॉम लैब। जोनो से दरवाजा ओपनी। तो जो जोसेफ प्राउस्ट था उसने क्या किया, उसने जो क्यूप्रिक कार्बोनेट है इसके जो है सैम्पल्स ले लिए, ठीक है, 2 सैम्पल्स लाए गए। एक तो सैम्पल था कहाँ से, फ्रॉम नेचुरली ऑकरिंग, ठीक है, दूसरा जो था वो लेबोरेटरी से लाया। तो इसने इनकी परसेंटेज देखी, कार्बन की कितनी परसेंट है इन नेचुरली ऑकरिंग क्यूप्रिक कार्बोनेट में, और लेबोरेटरी में जो इसने सैंपल लाया उसमें इन दोनों में देखा कि यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन की कंपोजिशन कितनी है, परसेंटेज कितनी है, और सेम इसमें भी वही देखा। तो इसने क्या देखा कि जो कॉपर है, जो नेचुरली ऑकरिंग है, और जो हम क्यूप्रिक कार्बोनेट जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया, कॉपर की जो परसेंटेज थी फ्रॉम, हम लिखेंगे शॉर्टकट में, फ्रॉम जो नेचुरली ऑकरिंग था, ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग क्यूप्रिक कार्बोनेट था, इसमें जो कॉपर की जो कंपोजिशन थी दैट वाज, कॉपर की कार्बन और ऑक्सीजन इसकी जो कंपोजिशन थी, इसकी जो परसेंटेज थी दैट वाज 51.35, कार्बन की जो थी दैट मीन्स 9.74, और ऑक्सीजन की 38.91। और जो लैब से निकला, लैब से सैंपल लिया था इसी क्यूप्रिक कार्बोनेट का, वहाँ पे भी कॉपर का इतना ही आया परसेंटेज, कार्बन का भी इतना ही आया सेम टू सेम, और ऑक्सीजन का भी इतना आया। दैट मीन्स इसने कहा कि अगर हम किसी भी सोर्स से, अगर क्यूप्रिक कार्बोनेट या कोई भी कंपाउंड हो, इसको हम किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करेंगे, लाइक नेचुरली ऑकरिंग इसने ले लिया था क्यूप्रिक कार्बोनेट, लेबोरेटरी इसने सैंपल ले लिया था, इसने कहा कि जो नेचुरली ऑकरिंग में जो कार्बन की परसेंटेज थी वही कार्बन की परसेंटेज जो लेबोरेटरी वाले सैंपल में सेम पाई गई, कार्बन की सेम थी और ऑक्सीजन की दोनों में सेम थी। इसने कहा कि जिस सोर्सेज से हम लाएंगे उस सोर्सेज में क्या होगा, हर एक सोर्सेज में इसकी जो कंपोजिशन जो होगी एलिमेंट्स की, जिनका एलिमेंट्स का ये कंपाउंड बना है, उनकी जो कंपोजिशन होगी, उनकी जो परसेंटेज होगी वो हमेशा सेम रहेगी। तो ये था इसका जो है सेकंड वाला लॉ। तो इसकी हम और एक एग्जांपल दे देंगे। फॉर एग्जांपल, अब अगर हमने दूसरा एक तीसरी एग्जांपल दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम उसको बहुत सारे मेथड से ऑब्टेन करते हैं। पहला वाला जो मेथड है फ्रॉम बर्निंग कोल, फ्रॉम बर्निंग कोल, जब हम कोल को बर्न करते हैं, फ्रॉम बर्निंग कोल, और कैंडल, जब हम कैंडल जलाते हैं तो वहाँ पे हमें गैस रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, क्योंकि कोल में क्या है, कार्बन है, ठीक है, और कार्बन जलता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। तो दूसरा जो मेथड है इसका टू ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड इज by heating limestone, by heating limestone, by heating limestone, लाइमस्टोन को हम हीट करते हैं। लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। तो जब हम इसको हीट करते हैं CaCO3 को, जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है प्लस कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे मिल जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हमने इस वाले सोर्स से भी ऑब्टेन किया और इस वाले सोर्स से भी ऑब्टेन किया।
कार्बन हमने क्या देखा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशो होता है वो होता है इसका 12:2 × 16 हो गया 32, 12:32, ये आता है 3:8। दैट मीन्स अगर हम इसका ये करेंगे सिंपलेस्ट होल वाला रेशो लेंगे वो है 3:8। दैट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बहुत सारे मेथड से हमने इसको ऑब्टेन किया है। यहाँ पे हमने 2 ही मेथड्स दे दिए हैं। तो ये जो वाला कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो वाला कार्बन डाइऑक्साइड है और ये इस मेथड से वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों का सेम रेशो निकला, दैट इज़ 3:8। थे इस लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के कुछ एग्जांपल्स थे। कार्बन डाइऑक्साइड का था, क्यूप्रिक कार्बोनेट का था जो इस जोसेफ प्रॉस ने खुद किया था, और हमने कुछ वाटर के भी एग्जांपल दे दी। लेकिन इस लॉ जो है इसके कुछ लिमिटेशंस भी निकाले गए, इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे। limitations of law of constant composition। जो ये law of constant composition था, ये जो लॉ था इसके कुछ लिमिटेशंस भी निकले थे। पहला लिमिटेशन था कि हमें ये नहीं कहा कि जो डिफरेंट आइसोटोप्स हमें कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द कंपाउंड, जो वो आइसोटोप्स होते हैं वहाँ पे जो रेशो होता है वो हमें डिफरेंट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रेशो था, दैट मीन्स कि 3:8 था, 3:8। ये जो वाला रेशो था इसमें क्या था, इसमें 12:32 था, और ये जो वाला ये आइसोटोप है इसका जो रेशो था दैट इज़ 14:32। इस लॉ ने हमें ये नहीं बोला कि जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, एक ही एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, जब हमें वो आइसोटोप्स कंपाउंड बनाते हैं तो हमें डिफरेंट काइंड्स के प्रोपोर्शंस मिल जाते हैं। तो इस लॉ ने हमें ये लिमिटेशन नहीं बोला कि अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स होंगे तो जब कंपाउंड बनाते हैं उनमें हमें डिफरेंट डिफरेंट रेशोज मिल जाते हैं। दस डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट, जो सेम एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं वो हमें डिफरेंट मास रेशो क्यों देते हैं, ये इसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो दूसरी लिमिटेशन क्या थी, दूसरी जो लिमिटेशन थी उसकी जो दूसरी लिमिटेशन थी वो थी कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम रेशो में कंबाइन होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम रेशो में कंबाइन होते हैं, लेकिन जो वहाँ पे कंपाउंड बनते हैं ना वो डिफरेंट हो जाते हैं, वो डिफरेंट। एग्जांपल ये कंपाउंड था C2H5OH जिसको हम इथेनॉल बोलते हैं, और था CH3OCH3। ये डाइमीथाइल ईथर है, डाइमीथाइल ईथर, एंड ये है इथेनॉल। इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इन दोनों का सेम ही रेशो है, दैट मीन्स कि कार्बन 2 है इसमें भी कार्बन 2। तो इसमें जो रेशो है दैट इज़ 24:6:16। इसमें जो रेशो है दैट इज़ ऑल्सो 24:6:16। ये हो जाएगा 12:3:8। इसमें भी आएगा 12:3:8। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो अगर लिखेंगे वो होगा 12। दैट मीन्स कि इस कंपाउंड में जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशो था वो सेम है, लाइक ये वाला कंपाउंड, ठीक है। इन दोनों में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, और जो इनका जो प्रपोर्शन है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का दोनों का सेम ही है। एलिमेंट्स कंबाइन हो गए हैं सेम रेशो में, लेकिन यहाँ पे जो हमें कंपाउंड मिलता है वो डिफरेंट मिलता है, ठीक है। यहाँ पे इथेनॉल मिल गया और यहाँ पे डाइमीथाइल ईथर बन गया। तो इसने ये वाला अभी एक्सप्लेन नहीं किया कि अगर हमें एलिमेंट सेम कंबाइन होते हैं जितना कि इस वाली प्रोपोर्शन में होते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन, इसमें भी उतना ही कंबाइन, इसमें भी इतना ही प्रोपोर्शन, इतनी ही परसेंटेज कंबाइन होती है एलिमेंट्स की, लेकिन ये यहाँ पे हमें क्यों डिफरेंट एलिमेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे इथेनॉल मिल गया, यहाँ पे डाइमीथाइल ईथर बन गया, ऐसा क्यों, इसने ये पॉइंट भी एक्सप्लेन नहीं किया।